हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है जिसके कि हम 22 भागों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि दोस्तों आप हिंदी विषय में अपना रिवीजन और मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को अवश्य फॉलो करिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, साथ ही आज से हम उत्तराखंड के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसकी हर शुक्रवार और शनिवार को वीडियो आएगी। यानी दोस्तों, सोमवार से बृहस्पतिवार को हिंदी और शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम उत्तराखंड की तैयारी के लिए जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे कि परीक्षावाणी, वी.एस. नेगी, नीरज सेमवाल, अजय रावत आदि महत्वपूर्ण किताबों को यहाँ पे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक बार पूरा देखिएगा, और देखने के बाद यदि आपको लगता है कि यहाँ पर आप अपना रिवीजन और मूल्यांकन कर पाएंगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका समय पर लाभ ले सकेंगे। ठीक है। बाकी हिंदी की वो सीरीज चली रही है, वो रेगुलर रहेगी और वहाँ पे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस है, आप देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। साथ ही अब उत्तराखंड की भी नई सीरीज शुरू हो गई जिसका आज पहला पार्ट यहाँ पे चर्चा करते हैं, और इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए। यहाँ पे आप अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखेंगे, और ये बहुत सारी किताबों का हम यहाँ पे कलेक्शन करेंगे जिसमें हम 25-25 प्रश्न करके आपके बीच में लाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? निम्न में से पूछ रहा है। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, चमोली। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से जो सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं ये हो जाएंगी विकल्प सी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो देहरादून है, देहरादून में कितनी सीटें हैं? 9 सीटें हैं। अगर पौड़ी की बात करें तो 6 विधानसभा सीटें हैं। नैनीताल में भी 6 विधानसभा सीटें हैं, और चमोली में है 3 विधानसभा सीटें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जिस जिले की जनसंख्या जितनी होगी उसके अनुसार उसमें सीटें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनमें से देहरादून की है, तो वहाँ पे कितनी हैं? 9 सीटें हैं। बाकी इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वैसे ही याद है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आसानी रहेगी। देखना है यहाँ पे दोस्तों कि ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिए हैं, कहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं ये भी मैंने लिख दिया है। मैंने आपको बताया कि जो विधानसभा सीटें हैं वो जनसंख्या के अनुसार होंगी। तो ये जो क्रम है ना दोस्तों विधानसभा सीटों का, ये जनसंख्या क्रम भी यही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की, देहरादून की, युवराजनगर, नैनीताल, इस प्रकार से ये क्रम है, और वही विधानसभा सीटों का भी क्रम है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। क्या बोलना है आपने? कई बार इसको रिपीट करिए, 15 से 20 बार, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। H दून PA TPC UBCR, H दून PA TPC UBCR, H दून PA TPC UBCR। इसको अगर आप 15 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर कभी पूछा जाए कि निम्न में से किसकी जनसंख्या इससे ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पे भी आप इसको इस ट्रिक के माध्यम से आराम से वहाँ पे हल कर पाएंगे। दूसरा, विधानसभा सीटों के लिए अगर याद रखना है तो इसको भी आप 3-4 बार, अगर 3-4 बार क्या 15-20 बार बोलेंगे तो आप इसको आराम से याद कर पाएंगे। क्या रखना है? 11 10 9 66 66 4 33 222। इसी क्रम को अगर आप 15-20 बार बोलेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, H दून PA TPC UBCR। इस प्रकार से आप करिएगा। बाकी सारी विधानसभा सीटें यहाँ पे हैं। अगर आपको नॉर्मली याद है तो फिर आपको इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पूछ रहा है, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? विकल्प हैं 2003, 2009, 2011, 2013। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है विकल्प सी, 2011। राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया है 2011 में। और बाकी इससे जो और चीज़ें याद रखनी है आपको, तो वो है दोस्तों 13 मार्च 2013 को राज्य सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगर प्रश्न आएगा कि सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे 2011। पूछा जाए कि राज्य सेवा अधिकार आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 13 मार्च 2013। इसके जो राज्य सेवा अधिकार आयोग के प्रथम आयुक्त थे या प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ये थे दोस्तों आलोक कुमार जैन, और वर्तमान जो इसके मुख्य आयुक्त हैं वो हैं दोस्तों एस रामास्वामी, जो कि जून 2020 से हैं। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य आयुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर
3 वर्ष करने की घोषणा की है। ये अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है यहाँ से आने वाले एग्जामों में प्रश्न बने, तो आप अगर इसको क्लियर करेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। पूछ रहा है चंदों और मुगलों के बीच संबंध होने की जानकारी मिलती है। विकल्प हैं शाहनामा से, जहांगीरनामा से, उपयुक्त दोनों से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, किसी से ही नहीं मतलब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चंदों और मुगलों के बीच संबंध होने की जानकारी हमें दोस्तों उपयुक्त दोनों से ही मिलती है, जहांगीरनामा से भी और शाहनामा से भी। अब देख लेते हैं ये किन्होंने लिखी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो शाहनामा है ये लिखी है किसने, फिरदौसी ने ये लिखी है। और किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में लिखी गई है। जहांगीरनामा दोस्तों जो कहा जाता है, ये तुजुक ए जहांगीरी को कहा जाता है, जो कि जहांगीर की क्या है, आत्मकथा है, और ये क्या है, फारसी भाषा में ही लिखी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। पूछ रहा है यहाँ पे उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था। विकल्प हैं 1978, 1979, 1986 या फिर 1989। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ये समय चल रहा था आपका 1960 से लेकर और ये 90 तक का, इस टाइम पे बहुत सारी समितियां बन रही थी, कुछ स्वतंत्रता संग्राम के लिए और कुछ राज्य की मांग के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1989 में सबको लगभग जो बहुत सारी समितियां थी उनको मर्ज करके एक बनाई गई उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति। और ये बनाई गई कब, 11-12 जनवरी 1989 में। और अगर अध्यक्ष पूछे तो द्वारिका प्रसाद उनियाल की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। कब, 11-12 जनवरी 1989, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है। पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना की शुरुआत कब की गई है, तो आप ध्यान रखिए 2012, 2014, 2015, 2017। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जिसकी शुरुआत हुई है ये हुई है 2014 से। ठीक है, अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि 2017 में क्या हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसकी शुरुआत है ये 2014 से हुई है और 29, ध्यान रखेंगे 29 जुलाई 2017 से इसका नाम परिवर्तन हो गया है। और क्या नाम हो गया, अब मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना इसका नाम हो गया है। आपको ध्यान रखना है, अगर शुरुआत पूछेगा तो 25 सितंबर 2014। ठीक है, नाम चेंज 29 जुलाई 2017, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ इसका नाम हो गया है। ध्यान रखेंगे कि 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को तीर्थ यात्रा कराने की योजना है। लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं होगा, जो आयकर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरता है या फिर जो सरकारी सेवाओं से रिटायर बुजुर्ग हैं, तो वो इस योजना में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को तीर्थ यात्रा कराने की योजना है। लेकिन अगर कोई आयकर दाता है या फिर सरकारी सेवाओं से रिटायर्ड है तो वो इस सेवा के लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6, राज्य में मैनचेस्टर ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है। विकल्प हैं लाल कुआं, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर। तो दोस्तों राज्य में मैनचेस्टर ऑफ हिल्स कहा जाता है किसको, काशीपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी देख लेते हैं कि मैनचेस्टर की कहानी क्या है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो जिस भी देश में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध होता है या कपास के लिए प्रसिद्ध है तो उसको क्या कहा जाता है, उस एरिया का मैनचेस्टर। जैसे कि भारत के मैनचेस्टर की बात करते हैं तो अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये हो जाता है कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये हो जाता है कोयम्बटूर, जो कि है तमिलनाडु के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो भैया कानपुर है। क्यों ही मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर क्या है, एक ऐसा शहर है जहाँ पर सूती वस्त्र के लिए वो प्रसिद्ध है। और मैनचेस्टर है अपना इंग्लैंड में। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी फिर दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। पूछ रहा है मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन के लेखक हैं। विकल्प भक्त दर्शन, भजन सिंह, शिव प्रसाद डबराल या फिर डी गोविंद चातक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए आप वीडियो को रोक रोक के भी कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन है दोस्तों, विकल्प डी गोविंद चातक जी की ये रचना है, मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर पाएँ। बाकी देखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि गोविंद चातक की मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन के अलावा एक महत्वपूर्ण है लोक संस्कृति का संदर्भ मध्य हिमालय, ये भी गोविंद चातक जी की है। बाकी भक्त दर्शन की एक रचना है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, जो कि बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा भजन सिंह की है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। इसके अलावा माँ है प्रेम बंधन, अमृत वर्षा, ये कुछ हैं भजन सिंह की प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिव प्रसाद डबराल जी की, तो इनकी जो फेमस रचनाएं हैं उत्तराखंड का इतिहास, ये इन्होंने 12 भागों में लिखा है उत्तराखंड का इतिहास। इसके अलावा है श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, तो ये कुछ फेमस इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में लिखा है, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा शिव प्रसाद डबराल जी की हैं ये तीनों। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है? विकल्प हैं अलकनंदा, काली, भागीरथी, यमुना। तो पथ प्रवाह का मतलब क्या हो गया कि जो ज़्यादा चल रही है। ठीक है, पथ प्रवाह का मतलब जिसका रास्ता लंबा है, जिसका पथ ज़्यादा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो अधिक पथ प्रवाह वाली है वो हो जाएगी काली नदी, क्योंकि आपको पता है कि ये 252 किलोमीटर है। अलकनंदा की बात करें तो ये 195 किलोमीटर है। भागीरथी की बात करते हैं तो 205 किलोमीटर है। यमुना है दोस्तों राज्य में 136 किलोमीटर। तो इस प्रकार वैसे आप देख रहे होंगे कि जो पथ प्रवाह वाली है ये 252 काली हो जाएगी। अगर बात आएगी कि जल किस नदी का जल प्रवाह ज़्यादा है, जल का मतलब किस नदी में जल ज़्यादा है, जल का प्रभाव ज़्यादा है, तो उस केस में दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिर अलकनंदा। अगर पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है तो अलकनंदा, सर्वाधिक पथ प्रवाह वाली नदी कौन सी है तो काली। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि UJVNL की स्थापना हुई है कब? विकल्प हैं 2000, 2001, 2002, 2003। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो स्थापना हुई है UJVNL की 12 फरवरी 2000 कब? फटाफट से बताइए। तो आपने सही बताया 2001, 12 फरवरी 2001 को हुई है किसकी? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? UJVNL। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10वें को देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पुराणों में उल्लेखित सप्त सामुद्रिक स्रोत में शामिल नहीं है? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर। तो ध्यान रखिएगा, पुराणों में उल्लेखित है क्या? एक सप्त सामुद्रिक स्रोत का उल्लेख किया गया है जिसमें 7 नदियां हैं, और 7 नदियों में जो इन विकल्पों में से दोस्तों ये तीनों की तीनों हैं, लेकिन यमुना उसमें शामिल नहीं है। तो भाई कौन कौन सी और 7 नदियां हैं तो देख लेते हैं फटाफट से। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो सप्त सामुद्रिक स्रोत है इसमें शामिल नदियां हैं कौन कौन सी? भागीरथी, अलकनंदा, धौली, पिंडर, मंदाकिनी, नयार और नंदाकिनी। ये 7 नदी हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। किससे? एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, वैसे तो ट्रिक की ज़रूरत होगी नहीं आपको, आपने याद किया ही होगा। तो अगर इसको याद रखना है तो आप बोलिए क्या? बैड PM कौन? नयार नंद। बैड PM नयार नंद, बैड PM नयार नंद, बैड PM नयार नंद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैड PM नयार नंद 10-12 बार बोलिए हमेशा के लिए याद। भागीरथी, अलकनंदा, धौली, पिंडर, मंदाकिनी, नयार, नंदाकिनी, सारी हो गई बैड PM नयार नंद। कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे यमुना तो आया नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और 11वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न। जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ स्थित है? विकल्प हैं गोपेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार, हल्द्वानी। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए, आपने बिल्कुल सही कर दिया होगा। तो दोस्तों जो भी लोग इसका विकल्प ए कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, जड़ी बूटी संग्रहालय जो है ये हरिद्वार में है, और इसकी स्थापना हुई है कब? 2014 में। तो भैया आप गोपेश्वर में क्या है जिसके बेस पे आपने आंसर किया था? तो गोपेश्वर में है दोस्तों क्या? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, जिसकी स्थापना हुई है कब? 1989 में। और मैंने पूछा था अभी जड़ी बूटी संग्रहालय जो कि 2014 का है और हरिद्वार में है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो क्लियर करके चलिएगा। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? विकल्प हैं अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग। तो आप फिर कन्फ्यूज हो गए कि भैया हमने तो इसका आंसर पढ़ा था कि प्रथम आयुष ग्राम हुआ है कहाँ? भवाली में, और मैंने पर्टिकुलर जगह नहीं दी। तो भवाली कहाँ है?
तो नैनीताल में है, सिंपल से याद रखना है। अगर पूछ ले कि किस कंपनी ने इसका विकास किया है या स्थापना की है, तो ध्यान रखिएगा इमामी ग्रुप ने, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। इमामी ग्रुप ने ये जो है क्या बोलते हैं, ये आयुष ग्राम है, इसको स्थापित किया है भवाली। भवाली कहाँ है? नैनीताल में। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं यहाँ पे। नमामि गंगे अभियान की घोषणा कब हुई थी? विकल्प हैं 2014, 2016, 2018, 2017। नमामि गंगे अभियान की घोषणा हुई थी दोस्तों कब? विकल्प ए 2014 में। और इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 7 जुलाई 2016 को इसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन अगर शुरुआत ना पूछे, घोषणा पूछ ले, तो तब आप करेंगे 2014। शुरुआत पूछे तो 7 जुलाई 2016 ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14। केंद्र सरकार द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है, किसका? विकल्प हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों केंद्र द्वारा जो सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है, ये किया जा रहा है विकल्प सी देहरादून का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रथम रेजिमेंट जिसे राष्ट्रपति ने कलर प्रदान किया था, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट या फिर डी असम राइफल। तो बिल्कुल दोस्तों आप इसका सही कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने जो प्रथम रेजिमेंट है जिसे राष्ट्रपति ने कलर प्रदान किया था, ये है कुमाऊं रेजिमेंट। और ये क्या था कब? 1961 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुमाऊं रेजिमेंट इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिस्पना नदी को नवजीवन देने हेतु ऋषिपर्णा अभियान शुरू कब किया गया? विकल्प हैं 2015, 2017, 2019, 2021। तो दोस्तों ऋषिपर्णा अभियान जो शुरू किया गया है, देहरादून की रिस्पना नदी को नवजीवन देने हेतु ऋषिपर्णा अभियान शुरू किया गया है कब? 2017 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं और पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प हैं देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि राज्य का जो दूसरा साइबर थाना है ये स्थापित किया गया है रुद्रपुर में। तो फिर पहला कहाँ किया गया? तो देख लेते हैं फटाफट से। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि राज्य का पहला साइबर थाना मार्च 2015 में देहरादून में स्थापित किया गया। राज्य का दूसरा साइबर थाना अक्टूबर 2020 में रुद्रपुर में स्थापित किया गया। एक और है यहाँ पे, राज्य का पहला बाल मित्र थाना जो है डालनवाला देहरादून में है, ये है बाल मित्र थाना। और दूसरा बाल मित्र थाना जो है राज्य का, ये है हल्द्वानी नैनीताल में। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और हो सकेगा तो इनके जो डेट है ना, वैसे डेट पूछेगा नहीं क्योंकि ये वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है कि डेट ही पूछ ले। आप इनको भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे पहला साइबर थाना है देहरादून में, दूसरा साइबर थाना रुद्रपुर में, पहला बाल मित्र थाना डालनवाला देहरादून, दूसरा बाल मित्र थाना हल्द्वानी। हो सकेगा तो इन दोनों की डेट भी आप याद कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। पूछ रहा है विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है, विकल्प डी। अब ये 5 भाग कौन कौन से हैं तो फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। ये है आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल और आधुनिक काल। ये 5 भागों में बांटा गया है गढ़वाली साहित्य को विकास की दृष्टि से। ये सिंह काल में आता है दोस्तों क्या? भजन सिंह। और पांथरी में आता है भगवती प्रसाद पांथरी, भगवती प्रसाद, ठीक है। थोड़ा राइटिंग यहाँ पे घिचपिच हो रही है। तो भगवती प्रसाद आता है इनका नाम, भगवती प्रसाद पांथरी। और इनकी एक रचना है, अच्छी इनकी रचना है एक पांथरी जी की, क्या है? हिलांसी। कितना अच्छा नाम है ये, हिलांसी। हिलांसी अगर आपने कोई पिक्चर देखी हुई, कौन सी? फ्योनी जवान हो गई, तो उसमें ये कैरेक्टर है हिलांसी और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। तो ये इनकी रचना भी है एक हिलांसी, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में और पूछ रहा है रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प हैं अल्मोड़ा, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान से आप नोट करिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रक्षा कृषि शोध संस्थान है अल्मोड़ा में, ठीक है। और एक और पूछा जाता है बार बार कि राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों यूएस नगर में। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम यूएस नगर, रक्षा कृषि शोध संस्थान ये है अल्मोड़ा में। और एक आता है रक्षा कृषि जैव संस्थान। तो जैव अगर आएगा तो जैव हो जाएगा कहाँ पे? जैव हो जाएगा अपना हल्द्वानी में, ठीक है। जैव आएगा, अगर यहाँ पे कृषि की जगह जैव आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, या क्या बोलेंगे, शोध की जगह आ जाएगा अगर जैव, तो जेब करना है आपने कहाँ पे? हल्द्वानी में कर दीजिएगा, ठीक है, हल्द्वानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
यहाँ पे मैंने अच्छा क्लियर करा क्योंकि वहाँ पे मैंने आंसर टिक कर दिया था गलती से। गढ़वाल युवा सम्मेलन 1921 की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प हैं मुकुंदी लाल, जोत सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विकल्प डी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने 1921 के गढ़वाल युवा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं और पूछ रहा है यहाँ पे पंजाब के गुजरांवाला में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब हुई थी? विकल्प हैं 1900, 1902, 1924, 1962। तो दोस्तों मुझे पता है इसका कि सभी आंसर कर रहे होंगे और इसका सही आंसर है 1900 में हुई थी। बाकी इससे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब के गुजरांवाला में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई है कब? 1902 में। गुजरांवाला से कांगड़ी गांव जो कि हरिद्वार में है यहाँ पे स्थानांतरित हुआ 1902 में। कांगड़ी गांव से कनखल और ज्वालापुर के बीच स्थानांतरित हुआ 1924 में और विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1962 में। ये कई बार पूछा गया है कि जो गुरुकुल कांगड़ी है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1962 में दिया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है किस ग्रंथ में? मानसखंड में, पुराणों में, भूदेव के अभिलेख में या फिर डी बौद्ध ग्रंथों में? तो ध्यान रखिएगा कि बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है भूदेव के अभिलेखों में और मानसखंड में कहा गया है दोस्तों क्या? नीलगिरी। आप ध्यान रखेंगे नीला मानस, फिर आपका हमेशा के लिए क्लियर। आपको ध्यान रखना है नीला मानस, नीला मानस का मतलब नीलगिरी। मानसखंड में कहा गया है बागेश्वर को और व्याघ्रेश्वर कहा गया है भूदेव के अभिलेखों में। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। पूछ रहा है स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ किसे कहा गया है? विकल्प हैं सुरकंडा मंदिर, चंद्रबंदनी मंदिर, धारी देवी मंदिर, मठियाणा माता मंदिर। तो सबसे पहले तो बात है ये कहाँ कहाँ है? तो सुरकंडा मंदिर है आपका टिहरी में, चंद्रबंदनी मंदिर भी है आपका टिहरी में, धारी देवी मंदिर है अपना पौड़ी में और इसके अलावा मठियाणा माता मंदिर जो है ये है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है दोस्तों चंद्रबंदनी मंदिर को जो कि अपना टिहरी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। किस स्थल के शैल चित्रों को सफ़ेद रंग से रंगा गया है? लाखू गुफा, फल सीमा, ग्वारेख्या गुफा, किमनी गांव। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि शैल चित्रों को सफ़ेद रंग से रंगा गया है, ये हैं किमनी गांव के। आपको ध्यान रखना है जो ग्वारेख्या गुफा है और किमनी गांव है ये दोनों के दोनों हैं कहाँ? चमोली में। और जो लाखू गुफा और फल सीमा है ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? अल्मोड़ा में। ठीक है, चारों के चारों फेमस हैं। इनसे आप जितनी डिटेल इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे लाखू गुफा की खोज कब हुई? तो 1968 में हुई। किसने की? MP जोशी ने की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब हुई, तो ये भी आ सकता है। फल सीमा से आता है कि वहाँ पे एक योग करते हुए क्या मिली है? मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। तो फल सीमा से आप ध्यान रखेंगे। देखो अगर योग करोगे आप तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, आपकी फिटनेस बनेगी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आने वाली जो सीरीज़ है ये सीरीज़ जो हम कंटिन्यू करेंगे आगे, तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि एक एक करके आपका सारा का सारा डाउट हम क्लियर करें धीरे धीरे और आपका अच्छे से रिविज़न करा पाएँ हम। आज का आखिरी प्रश्न है, किस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं? विकल्प हैं चौफुला नृत्य, तांदी नृत्य, छौलिया नृत्य, सरो नृत्य। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो गीत तात्कालिक घटनाओं एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या किस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं। दोबारा पढ़ लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, आप ध्यान से सुन पाएँ। किस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं? तो दोस्तों ये नृत्य है तांदी नृत्य। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो तांदी नृत्य होता है ये उत्तरकाशी हो गया या टिहरी का जो अपर एरिया है यानी कि जौनपुर साइड हो गया, या इधर देहरादून में जो जौनसर साइड है उस साइड में आई थिंक ये नृत्य किया जाता है। मतलब क्या बोलेंगे उसको, प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में किया जाता है। एक महत्वपूर्ण नृत्य है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न बन सकता है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कमेंट करने के लिए एक प्रश्न मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ और सभी लोग जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं इसका आंसर आप अपने तात्कालिक नॉलेज के हिसाब से दीजिएगा। गूगल वगैरह मत करिए, किताब को मत पढ़िए। आप अपनी कैलकुलेशन या जो आपने आज तक इसको याद किया होगा कि हमारे पहले दूसरे तीसरे कौन हैं, उसी के अनुसार इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। गलत होता है कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं ढूंढ रहा कमेंट में कि आपने गलत कर दिया है। बाकी अगर आप गलत करेंगे तो ज़िंदगी भर इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। प्रश्न है, उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल कौन थे? उत्तर आप अवश्य कमेंट करिएगा। दोस्तों ये आज
इस सीरीज़ का पहला पार्ट है और हमने 25 प्रश्न यहाँ पे देखे और साथ में उनके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते थे वो भी हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस सीरीज़ के साथ आगे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए भाग में, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।